जो कल बड़ी बैठक है पाकिस्तान में, ईरान ने तो अपना 10 पॉइंट्स एजेंडा पाकिस्तान के जरिए वॉशिंगटन भेजा है। उसमें वो कौन से अहम नुकात हैं जिन पर तेहरान किसी सूरत कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं होगा? देखिए जी, उसमें देखिए इनकी जो इसमें मैक्सिमल पोजीशन है वो तो दोनों फरीकैन की बड़ी ही, जिसे कहना चाहिए, उसकी हाई सीलिंग है। और उस हवाले से यानी उनका एक शद्दोमत के साथ मुतालबा यही होगा कि हमारी बातें मानी जाएं। लेकिन मैं समझता हूं कि ईरान अपने जो जौहरी प्रोग्राम के हवाले से जो इस वक्त बिल्कुल उसे दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, उसकी वो डाउनग्रेडिंग तो कर सकता है, लेकिन उससे मुकम्मल दस्तबरदार होने के लिए शायद तैयार ना हो। इसी तरीके से उनका इस वक्त जो एक रीजनल एजेंडा कह लीजिए या उनका एक मिशन स्टेटमेंट है कि वो मुख्तलिफ जो मुल्कों के अंदर, लबनान के अंदर, यमन के अंदर जो उनके हम ख्याल लोग हैं, जिन्हें ये लोग एक्सेस ऑफ इवल कहते हैं, वो उन्हें एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, उनकी सपोर्ट जो है और इराक के अंदर उसको इंटैक्ट रहने दिया जाए, उसको ना छेड़ा जाए। क्योंकि इस वक्त ये जो इब्तदाई तौर पे मुतालबात ईरान की तरफ से पेश किए गए थे, बल्कि जो फायरबंदी के हवाले से जो मुतालबात सामने आए थे, उसमें एक नुकता लबनान में फौरी जंगबंदी के हवाले से था कि ईरान के साथ साइमल्टेनियसली वहां भी जंगबंदी की जाए। लेकिन उससे तो वो अमेरिका ने कह दिया ना कि वो तो इस चीज में थे ही नहीं, पॉइंट उन्होंने जी, तो उसका फिर क्लियरली आप कह देखिए दिया। ना, हाँ। उसका नतीजा देखिए ना। अब 400 लोग जो हैं एक दिन में शहीद कर जी। दिए गए हैं, और ये तकरीबन वही बड़ी तादाद है जिस तरीके से 1982 में एक, जिसे बुचर ऑफ बैरूत के नाम से जाना जाता है, एरियल शरोन जो वजीर दफा थे इसराइल के, उन्होंने जब साबरा और शतीला के कैंपों पर अपने टैंक दौड़ाए थे और फलस्तीनी कैंपों को वहां से मिसमार किया था, तो इसी नौयत का कैजुअलिटी फिगर उस वक्त सामने आया था। तो तारीख अपने आप को दोहरा रही है। तो ऐसी सूरत में अगर इसराइल जैसे जारे को उसको नकेल ना डालेगी, उसके हाथ ना रोके गए, तो फिर दोबारा एक बार फिर वो इसी नौयत का एडवेंचर इसका करके मतलब है इसराइल अमेरिका कहीं ना को कहीं किसी, जरूर कोशिश कर रहा है कि ये मुज़ाकरात भी सबोटाज हो जाए, जिस तरह से पिछले मुज़ाकरात खराब हुए थे। उनका तो रोजे अव्वल से यही वतीरा है, क्योंकि उन्हें अपना जो नाम नहाद ग्रेटर इंडियन मिडिल ईस्ट जो है, उसकी अचीवमेंट के लिए ये तमाम चीजें एक सहूलतकारी महसूस होती हैं। क्योंकि जितनी बड़ी डिस्ट्रक्शन यहाँ पे होगी, जितना बड़ा यहाँ पे जो मुसलमान और अरब ममालिक हैं वो बाहर मुस्तगरिबान होंगे, उनका काम उतना ही ज्यादा आसान होगा। क्योंकि उन्होंने तो इस्तेमार से यही सीखा है कि डिवाइड एंड रूल। और आज तक इस्तेमार इस पूरे रीजन को इसी अंदाज से ऑटोमन एम्पायर के खात्मे के बाद इसी तरीके से गरोदों में तकसीम करके छोटी छोटी किंगडम, सल्तनत और जो रियासतें हैं उनमें तकसीम करके इनका जो बाहमी तफरीक और इनके वसाइल पर कब्जे के लिए आज भी कोशिशें हैं। आज भी उनके पेट्रो डॉलर के नाम पे एक नाकाम सिक्योरिटी अम्ब्रेला फराहम करके उन्होंने ये साबित कर दिया है अमेरिका ने कि उन्हें खित्ते की सलामती और सिक्योरिटी से कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने अपने डॉलर सीधे किए हैं और उसके बाद बट सर, ये लेबनान पर मुसलसल हमले, ये तो एक तरह से इस्लामाबाद मुज़ाकरात को डीरेल करने की एक दानिस्ता कोशिश है। आपको लगता है कि अमेरिका इसराइल को लगाम डालने में कामयाब हो पाएगा या इस पोजीशन में है? और अगर इसराइल इन मुज़ाकरात के नताइज को तस्लीम नहीं करता सपोज, और लेबनान या ईरान पर जहरियत जारी रखता है, तो क्या ईरान सीज फायर से दस्तबरदार हो सकता है? और ऐसे में आप समझते हैं कि अमेरिका इसराइल को तन्हा छोड़ेगा? देखिए जी, जहां तक और इसराइल के और अमेरिका के ताल्लुकात हैं, तो इसे आप अगर एक ताबीर, एक जुमले से बयान कर सकते हैं कि ये यकजान दो कालब है। इसके बारे में ये जो एक मिथ क्रिएट की गई है कि इसराइल एक ऐसा बिगड़ा हुआ बच्चा है, एक ऐसा जिसे कहना चाहिए एक एंग्री यंग बॉय वाली बात है कि वो किसी की नहीं सुनता। आपके इल्म में होना चाहिए कि तेल अवीव की जो असल जो चाबी है वो वाशिंगटन के अंदर है। और इस वक्त अगर अमेरिका जिस तरीके से दुनिया को, अब डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास तो बहुत बड़े हथियार हैं, वो तो हर मुल्क जो उनकी बात नहीं मानता। अभी तो उन्होंने इस रिसेंट जंगबंदी के मौके पे कहा कि अगर किसी ने ईरान को असला या कोई इस नौयत की सपोर्ट की तो मैं उस पर 50% टैरिफ लगा दूंगा। तो हम नहीं कहते कि अमेरिका इसराइल पर हमला कर दे, कम से कम इस नौयत की पेनलाइजेशन तो वो कर सकता है कि उनकी मिलिट्री इमदाद बंद कर दे, उन्हें असला गोला बारूद देना बंद कर दे। तो उसके नतीजे में इसराइल को खुद आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा कि वो किस तरीके से बट सर, बजाय तो सिचुएशन से ऐसे ही लग रहा है कि इसराइल इज एक्चुअली पुलिंग द स्ट्रिंग्स ऑफ अमेरिका, नॉट अमेरिका। ये वाइस वर्सा ही चल रहा है, जिस तरह से इसराइल ने पूरा कंट्रोल रखा हुआ है। सर, ईरान अपने मुंजमद एहसासों की वापसी और तमाम पाबंदियों के खात्मे का मुतालबा कर रहा है। क्या अमेरिका इन शराइत को माने बगैर ईरान को बहरी हदूद खोलने पर राजी कर पाएगा? देखिए जी, ये ईरान का बुनियादी हक है, और खासतौर पे जितने जालिमाना ये पाबंदियां लगाई गई हैं और बिला जवाब लगाई गई हैं, क्योंकि ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम के हवाले से तो अपने जो अज़ाइम जो वाज़े कर दिए थे कि हम न्यूक्स नहीं बनाना चाह रहे, हम इसे ज़राअत, अपनी
जो सिविल जरूरियात है उसके लिए इसको जो डेवलप करना चाह रहे हैं। तो लिहाजा इस बिना पे इनकी पे पाबंदियां मत लगाई जाए। आपके इल्म में होगा कि जब ओबामा का दौर था उस वक्त जो एक JCPO बना था, जो मायदा किया गया था, उसमें ईरान पर से पाबंदियां हटाई गई थी और ईरान के बहुत सारे मुंजमद असासे जो है वो वापस भी किए गए थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आते ही अपने पहले इक़्तिदार में वो तमाम का तमाम मायदा जो है वो मनसूख कर दिया और उसके बाद दोबारा से ये पाबंदियों का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन आप देखिए कि उसके बावजूद ईरान ने जो है अपनी न सिर्फ जो बुनियादी जो अंदरूनी जरूरियात थी उनको पूरा किया और उसके साथ साथ अपना एक पूरा दिफाई निज़ाम, अपना बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, सारी सारी चीज़ों को इंडिजिनसली डेवलप किया और वही इस वक्त उनका सबसे बड़ा असासा है। वो नहीं चाहेंगे कि इस वक्त अपना जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है वो भी इन मुज़ाकरात की मेज़ पर जो है वो ख़त्म करने पर तैयार हों, क्योंकि ये और इसी तरीके से उनका जो आपना है हुर्मुज़ का एक टैक्टिकल इस्तेमाल है इस वक्त वो कर रहे हैं जिस अंदाज से, वो इसके हवाले से अपना कंट्रोल कभी भी जो है वो तर्क नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म बनता है जो एक ऐसे गैर जानिबदार सेटअप पर मबनी हो कि जिसमें ईरान को जो दीवार से लगाने की कोशिश नहीं की जाएगी, ईरान का एक अपर हैंड रखा जाएगा, ऐसी सूरत में तो अपना हुर्मुज़ जो है वो एक स्मूथ सेलिंग के लिए खुलेगी। बसूरत दीगर इसी तरीके से वहां पे रोज चांदमारी होगी और इसी नौयत के मसाइल जो है वो पैदा होंगे। अभी इस वक्त भी आप नाया हुर्मुज़ के दोनों तरफ तकरीबन 800 टैंकर जो है वो खड़े हैं और अगर आप स्मूथ सेलिंग भी होने देते हैं इन्हें तो तकरीबन 4 से लेकर 6 हफ्ते लगेंगे उन तमाम ट्रैफिक को क्लियर होने में, जबकि जंगबंदी की मुद्दत आपके इल्म में है कि सिर्फ 2 हफ्ते की है। और अगर उस दौरान ये सारी ट्रैफिक क्लियर ना हुई और खुदा न खास्ता दोबारा से कोई सबोताज एक्टिविटी या इस नौयत का कोई इसराइली सबोताजर ने कोई ऐसी फसाद की चिंगारी छेड़ दी, तो फिर आपके इल्म में है कि अमेरिका ने तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो ऐलान कर रखा है कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम यही मौजूद हैं और किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में ईरान पर पहले से ज्यादा शदीद बमबारी जो है, तबाही और बर्बादी जो है वो बिल्कुल की सही। जाएगी। तो सर ये एक बिल्कुल ठीक। अगर इन मुज़ाकरात को अगर हम मुस्तकबिल के फ्रेमवर्क पर देखें, जांचें, तो क्या ये कहा जा सकता है कि ईरान इस मौजू को भी उठा सकता है कि वो अपनी प्रॉक्सीज को ख़त्म कर देगा अगर इसराइली फोर्सेस का मुकम्मल इनखला गजा से करके फ़लस्तीन को आलमी चार्टर के मुताबिक एक रियासत तस्लीम किया जाए और सिक्योरिटी दी जाए? देखिए जी, बुनियादी तो इस वक्त जो फ्लैश पॉइंट है इस पूरे मिडिल ईस्ट का वो यही मसला फ़लस्तीन है। अगरचे इस मसला फ़लस्तीन को जिस तरीके से अरब दुनिया का एक दिल के करीब इशू होना चाहिए था, माज़रत के साथ कहेंगे कि उन्होंने इसको ताक़े निसिया पे रख दिया। वो इस वक्त जो आलमी ताकतों अमेरिका और इसराइल के ऐसे दिल लुभाने वाले नारे कि आप तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कज़न्स हैं, आप इब्राहिम अकॉर्ड्स कर लीजिए, आप ताल्लुकात को नॉर्मलाइज़ कर लीजिए। इस वक्त ये नॉर्मलाइजेशन का अमल नहीं है। आप कम से कम जो इस वक्त मुल्क इसराइल से नॉर्मलाइजेशन का ख्वाब देख रहे हैं, उन्हें अंदाजा होना चाहिए कि उनकी जो फ़लस्तीन की सरजमीन है उसको किस सिस्टमेटिक अंदाज में जो है इसराइल इस वक्त हड़प कर रहा है। इस वक्त गजा को तो यकीनन इस वक्त मलबे का ढेर बना दिया गया। उसके साथ साथ मगरबी किनारे के अंदर आए रोज नई यहूदी बस्तियां और जिस तरीके से फ़लस्तीनियों को फ़लस्तीनी कैदियों के लिए इस वक्त जो है जो जिनको कैद की सजा हुई है उन्हें वो सजाए मौत देने का कानून पास कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हमारा और आपका सबका जो एक ईमान का ताल्लुक रखता है, जो किबला अव्वल मस्जिद अक्सा, पूरी रमजान मुबारक जो है इस इन इंतहा पसंद वज़रा के हुक्म पर जो है वो बंद रही है और ये पहली बार हुआ है कि वहाँ नमाज ईद भी अदा नहीं करने देगी। लोगों ने रास्ते में गली मोहल्लों में जो है वो नमाज अदा की। तो ये वो मैं समझता हूँ चीज़ है कि इस वक्त हमारे यहाँ जो बहुत सारी बात होती है हरमैन शरीफैन के हवाले से, तो ये भी मुसलमानों का तीसरा मुकद्दस हरम है और हदीस की रोशनी में इसकी एक इम्पोर्टेंस है।